एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। और जैसा कि आज 22 अगस्त है और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा 4th एपिसोड है और आज हम फिर एक नए आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि नागपुर से है और ये जिंदगी फाउंडेशन की फाउंडर है। तो हम वेलकम करते हैं मिसेस स्नेहल कश्यप का। नमस्ते स्नेहल जी, कैसी हैं आप? नमस्ते श्वेता, मैं एकदम अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आपको भी हैप्पी थैंक यू। रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। तो स्नेहल जी, कैसा चल रहा है आपका काम? काम अच्छा चल रहा है, बस चल रहा है। जिंदगी चल रही है बस। बिल्कुल। और जिंदगी है ये चलने के लिए, रुकना तो अभी ये कोविड ने रोक रखा है 2 साल से। काम का, किसी का काम चल रहा है, किसी का काम बंद है, कोई अपनी जगह स्थिर है और कोई कोई तो ऐसा है जिनका ऑफिस आना जाना लगा ही है कोविड के टाइम पे ही। हाँ, मतलब जो एसेंशियल वाले हैं वो तो है ही, बाकी रेस्ट तो सब कुछ बंद ही है। जी बिल्कुल। तो स्नेहल जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक स्पेशल मदर हूँ। एक छोटे से अच्छे से क्यूट से स्पेशल चाइल्ड की स्पेशल मदर हूँ। जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही बहुत क्यूट, बहुत शैतान ही भी है, लेकिन मैं बोल भी सकते हैं। हूँ कि वो बहुत शैतान है। बच्चे तो होते ही शैतान है। मेरी भी बेटी है जो कि बहुत शैतान है और बहुत प्यारी भी है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसके साथ पता ही ये नहीं बात तो चलता। सही बोली। मतलब अभी ये कोविड के टाइमिंग में बच्चों की वजह से तो एटलीस्ट हम अच्छे से नॉर्मली जी पाए हैं। मतलब सुबह उठकर आप सांस ले रहे हो, दिन देख रहे हो। मैं भगवान को इसीलिए थैंक यू बोलती हूँ कि बस आपने दूसरा दिन तो दिखाया और मुस्कुराते हुए दिखाया, बस इतना काफी है। बिल्कुल। तो जैसा कि स्नेहल जी, हम लोग जानते हैं कि ये जिंदगी फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं। तो आपने कैसे ये स्टार्ट किया, कैसा सोचा कि आपको स्पेशली एबल बच्चों के लिए आप काम करना चाहती हैं? मुझे ना सबसे पहले तो ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई कैटेगरी होती है। ओके। मतलब मेरा बेटा प्री मैच्योर बेबी है। ओके। 6-7 मंथ्स का जब वो था तो मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है। इस ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, डॉक्टर ओके। नितिन किम्मतकर। वो ओके। मेरे घर पे आया तो उसने इसको देखकर ऐसी मतलब नॉर्मल देखा, बातचीत बातचीत की और उसके बाद वो चला गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे शाम के वक्त में उसने मुझे पलट कर फोन किया और उसका पहला सेंटेंस था जो मुझे अभी तक याद है। ही सेड कि मैं तुझे जो बोलूंगा वो एकदम ध्यान से सुन, चाहे उसके बाद तू मुझसे बात करे या ना करे। ओके। फिर उसने मेरे बेटे के बारे में मुझे बताया कि ये तब उसका सेंटेंस था कि ये सीपी चाइल्ड है। ओके। ये सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी, ये वर्ड मैंने अपनी पूरी अक्खी लाइफ में पहली बार सुना। ओह माय मतलब गॉड। ऐसा भी कोई वर्ड होता है अंग्रेजी में या ऐसी भी कोई बीमारी होती है, मुझे ये भी नहीं। उसने मुझे बताया, फिर हमने सारी चीजें करना शुरू किया। पहला वो रात तो बहुत रोते हुए बीत गई। तो समझ में आ नहीं रहा था, सिर्फ उसने जितना बोला उतना ही याद था। वो वो दिन तो मैं उसके बाद के 2-3 दिन तो मेरे ऑलमोस्ट बिना खाए पिए ही बीत गया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है और होगा क्या। फिर हमने वो चीज़ें शुरू की, अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट किया, फिर यहाँ नागपुर में दिखाया, मैंने बैंगलोर में दिखाया। अ, लेकिन थोड़ा बाद में कंफर्म हो गया कि इज अ सीपी चाइल्ड। ओके। तब तो ये नहीं था कि ऐसा मैं कुछ करूंगी। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने कभी अपने बेटे को कहीं भी किसी भी चीज के लिए हाइड नहीं किया। वेरी मैं गुड। हमेशा ये हर बहुत। जगह पब्लिकली उसको लेकर जाती हूँ कि वो बहुत अच्छा मैजिशियन है। ही इज अ गुड मैजिशियन। हाँ। अभी 2019 में उसने वर्ल्ड मैजिक डे पे परफॉर्म किया था।
ओके। वो फर्स्ट स्पेशल चाइल्ड है एज अ मैजिशियन। क्या बात है। मैं उसका पेपर कटिंग फॉरवर्ड करूंगी। और लेट मी मतलब मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। मैजिक एक मेरे फ्रेंड है प्रशांत भाव सर, ही इज ओके। अ मैजिशियन, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनको जब मैंने चीजें बोली थी कि मतलब पार्ट ऑफ के सब ही इज हैविंग अ लिमिटेशंस, तो ओके। मैंने उनको बोला कि पार्ट ऑफ एकेडमिक आप उसको कुछ ऐसा भी हम सिखाएं ताकि उसको उसकी फ्यूचर लाइफ तो जीते आए आराम से। तो मैंने कहा कि सर इसको मैजिक सिखाना आप शुरू करेंगे क्या? ही सेड कि हाँ एकदम करो। उसको सिखाया। अभी फाउंडेशन जब मैंने शुरू किया तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे ख्याल आ गया था यार, बस तब जब बेटा पूरा स्टेबल हो गया, अपनी चीजें करने लगा, मैंने उसको चीजें करना सिखाया कि मतलब पूरी चीजें उसको सिखा बता दी थी कि किचन में ऐसा है वैसा है, ये यहाँ रखा है, स्टोर में यहाँ है। तो फिर जब मैंने उसके लिए केयर टेकर रखी आंटी दिन भर के लिए, तो फर्स्ट डे मैंने उनको कहा कि आंटी आप इससे इंटरेक्ट कर लीजिए, और आपको जब लगे कि आप इसके साथ इसकी चीजें समझ सकती हैं तो ही हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। आंटी वो बिल्कुल। हमारे घर में पूरा दिन भर रही। मैं पूरा दिन भर अपने घर पे बाहर, तुमने देखा है मैं बाहर गार्डन में बैठी रही। आंटी ने बैठी रहते हैं। हाँ, आंटी ने पूरा दिन भर उसके साथ बिताया, उसने सारी चीजें उनको दिखाई। मेरी मम्मी क्या स्टोर बात में, है। हाँ पूरी स्टोर में कहाँ रखती है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, एक्स्ट्रा मतलब इमरजेंसी के लिए पैसे कहाँ पर रखे हैं, सब बताया। और क्या फिर बात है। हाँ 2 घंटे आंटी ने आराम से उसके साथ घर के अंदर बिताए, और फिर आकर मुझे बाहर बोली कि हाँ मैं कर लेती हूँ। तो मैं बोला चलो कम से कम अब वो सोशल हो गया था, समझ गया था, तब मुझे लगा कि नहीं कुछ और भी करना चाहिए। तो एक दिन सुबह सुबह ख्याल आया, तो हमने मेरे बेटे के डॉक्टर है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मिलिंद मंडलिक, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें बच्चों से रिलेटेड है, तो हमारे पास सबसे पहला कोई डॉक्टर जो होना चाहिए वो बच्चों का है। और उस बिल्कुल। वक्त मेरी दुनिया थोड़ी लिमिटेड थी, मतलब ऐसी बस रिंग वाली दुनिया थी। तो मुझे वो मेरे बहुत ही अप्रोच में आते थे, मतलब इजी टू अप्रोच वाला था कि सर को बोल सकते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर मुझे गुड मॉर्निंग एंड आई वांट टू मीट विथ यू। उन्होंने मैं पूरा दिन भर वो चेक करती रही कि सर अब रिप्लाई करें, अब करें। 4:30 बजे सर ने रिप्लाई किया कि 5 बजे मिलते हैं। मैं एकदम भागे दौड़े 5 को 5 कम था तब हॉस्पिटल पहुंची। तब भी बहुत सारे लंबी लाइन थी पेशेंट्स की, और मतलब ना 6 सवा 6 बज गए थे, मतलब 1 डेढ़ घंटा मैंने वेट किया वहां पर। और फिर मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा मायूस हो गई थी, और लगा कि अब सुबह से पूरा दिन बीत गया, जब अगर उनके पास सिर्फ मिलने या हाँ बोलने के लिए टाइम नहीं है तो मे बी वो शायद मुझे सपोर्ट ना कर पाए। तो ओके। मुझे लगा कि अब बेटा बहुत देर वेट कर लिया, अब निकल लीजिए निकल लेना चाहिए। मैं वेट कर रही थी कि अब 5-10 मिनट और वेट करते हैं, नहीं तो निकल लेते हैं। ओके। तो मैंने हाँ, बट 10 मिनट के अंदर मेरा नंबर आ गया। मैंने सर को पूरी बात बताई कि मतलब मैं ऐसा ऐसा मुझे कुछ करना है, और मैं एंड आई सेड हिम डायरेक्टली कि मैं आपके अलावा किसी और को तो पहचानती नहीं होती, मैं जाऊंगी कहाँ। ही बिल्कुल। सेड कि कोई बात नहीं, आई एम विथ यू, गो अहेड। क्या तब बात है। से तब से लेकर आज तक ऐसा कोई भी टाइम नहीं हुआ है कि सर ने मुझे किसी भी चीज के लिए मना किया। हर हर इसमें सर हमारे सपोर्ट करते हैं। इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े बिलो के पॉवर्टी वाले हैं, तो सर उन्हें हम लोग एक आर्ट स्कॉलरशिप के नाम से देते हैं, तो वो भी सर देते हैं। मतलब ही इज टू सपोर्टिव फॉर। उसके बाद फिर धीरे धीरे सफर शुरू किया, तो आई एम मतलब मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई जब डॉक्टर उदय बोधनकर सर ने मुझे बुलाया मिलने के लिए। क्या मतलब बात है। हाँ,
कैसे उदय बोधनकर सर अगर बोले तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत जी बड़ा नाम बिल्कुल। है, वो बहुत बड़े इंसान है, और अगर वो आपको आगे रह के बोल रहे हैं कि मिलना है करके, अब आज ही इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ माय एनजीओ। ओके। सर भी मतलब मुझे जितने लोग मिले हैं सब बहुत सपोर्टिव है। हमने जब एक आर्ट इम्प्रेशन मैंने एक आर्ट इम्प्रेशन कोर्स डिज़ाइन किया आर्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हमने व्हील चेयर वाले जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से भी हमने कोर्स डिज़ाइन किया था। तो मेरे बेटे का आई सर्जरी हुआ था जब वो ओके। 11 महीने का था। तो डॉक्टर शुभांगी भावे मैम, उनके पास इसका सर्जरी हुआ था। तो ओके। मतलब मैम के साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर सुधीर भावे। भावे सर को सब जानते हैं, एकदम टॉप मोस्ट इंडिया लेवल पे उनका रैंकिंग आता है। मैंने ओके। मैम से जब मैंने मैम को अपने फाउंडेशन के लिए कहा तो शी सेड कि हाँ स्नेहल मैं आती हूँ, लेकिन ना मैं व्हाट्सएप थोड़ा कम देखती हूँ, ठीक है अगर कुछ रहेगा तो तुम मुझे बता देना। और हाँ मैं ऑलवेज विथ यू। मतलब ये नाम इतने बड़े बड़े थे कि मुझे कभी अपनी पूरी लाइफ में ऐसे कभी उस वक्त मुझे ये चीज फील ही नहीं हुई कि शायद मैं इन लोगों तक कभी पहुंच सकूं। मैंने वो आर्ट इम्प्रेशन कोर्स भावे मैम को भेजा, और उसमें ऐसे सैड वाले दो चार इमोजी डाल के वो लिख के भेजा था कि मैम प्लीज अगर हो सके तो आप ये सर को दिखाइएगा, और मुझे जानना है कि मतलब मैंने जो डिजाइन किया है वो किस हद तक सही है। ओके। अब मुझे लगा कि भावे सर के पास थोड़ा टाइम वैसे ही कम होता है। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था सुधीर भावे सर के साथ। ओके। और मैम मुझे बोली कि हाँ स्नेहल मैंने सर को सुबह मुझे मैसेज आया कि हाँ मैंने सर को दिखाया है, और भावे मैम ने मुझे सर का नंबर फॉरवर्ड किया। मैंने नंबर सेव किया, कहा कि तुम उनसे बात कर लेना। अब थोड़ा हिम्मत ही हो रही थी, मतलब अगर भावे सर को उनके मोबाइल में फोन करना बोले तो जरा मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोची कि ठीक है 9:30 10 बज रहे थे, तो बोला कि जरा पूजा वूजा खत्म कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ करके। तो मैं जस्ट पूजा करने बैठी थी और मेरा फोन बजा। एंड सामने से ही से कि स्नेहल जी मैं डॉक्टर सुधीर भावे बोल रही हूँ। मतलब उनका जब फोन आया तो मुझे बोले कि हाँ मुझे दिखाया वो बहुत अच्छा है, हम मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर ओके। बस मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ, एक बस 10 मिनट। तो शायद सर के लिए 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं। ही सेड कि 10 मिनट में, नहीं ठीक है मैं 5 मिनट में बोल लूंगी सब कुछ। मैं जब उनसे मिलने गई तो मैंने उनको अपनी सारी चीजें बताई, अपना कोर्स डिजाइन बताया, उन्होंने उसमें पैटर्न ऐड करके दिया, और वो कन्वर्सेशन हमारा मोर देन 10-15 मिनट्स था। ओके। बट उन्होंने मुझे सारी चीजों को गाइड किया। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर सुधीर भावे सर के सामने बैठी हूँ। तो ओके। ये सारी चीजें मतलब अब जो भी है, लेकिन अब ये जर्नी मेरी वहां से यहाँ तक आई। ओके। बट फिर भी मैं बहुत सारी, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस मुझे लगता है कि लोगों में होना चाहिए, उतना अवेयरनेस नहीं है। मतलब ओके। बच्चा बच्चा भले ही स्पेशल चाइल्ड हो, लेकिन माँ बाप तो नॉर्मल होते हैं ना। बिल्कुल। और हम नॉर्मल कहते हैं ना कि बच्चा कैसे भी हो उसके पालन पोषण पे डिपेंड होता है कि पालन पोषण कैसे मिल रहा है, माता पिता हमें कैसे परवरिश दे रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स तो नॉर्मल ही होते हैं, कैसे भी हो कहीं भी हो तो पेरेंट्स आर नॉर्मल। और बच्चे तो स्पेशल होते ही हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, तो बच्चे तो स्पेशल ही है। जैसा कि मेरी भी 2.5 साल की बेटी है तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल ही है। तो बच्चे हमेशा भगवान का रूप है, उनको भगवान का रूप सच। कहा जाता है। और आपके पास जो ओजस है मुझे तो लगता है कि भगवान की कृपा कुछ ज्यादा ही है उनपे।
हाँ, मुझे भी हमारे बच्चों लगता पे है। हमारे बच्चों पे तो फिर भी थोड़ा कम होगी भगवान की छाया, नहीं, बट ओजस के ऊपर तो मुझे लगता है कि भगवान की पूरी छाया उसके ऊपर ही है। वो बहुत ही प्यारा है, तो मैं जानती हूँ। और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता है, जो कि मैंने बहुत देखी है। अच्छी बनाता है। जी बिल्कुल। तो बहुत स्नेह कहो ना। तो स्नेहल जी, आप ये बताइए कि जैसा कि मैंने आपकी कुछ पेंटिंग्स भी देखी हैं, तो आप जैसा कि ये जिंदगी फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया, तो आपका जो कला में रुझान रहा है वो फाउंडेशन स्टार्ट करने के बाद रहा है, या आप पहले से ही ड्राइंग एंड पेंटिंग में इंटरेस्टेड रही हैं, या बहुत पहले से पेंटिंग बनाती आ रही हैं? मैं बचपन से विरासत में मिला है मुझे ये। क्या बात है! जी मेरी बिल्कुल। विरासत है और ये मुझे मेरे पापा से मिला है। क्या बात है! मेरे पापा बहुत अच्छे पेंटर हैं, मतलब ऐसे हॉबी वाइज वो कभी-कभी शौकिया तौर पे बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पेंटर। तो मैंने ये तो चीज़ वहीं से सीखी। स्कूल लाइफ में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब कैमल के बहुत सारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी, हाँ, और उसमें मैं हमेशा ए ग्रेड में पास होती थी। क्या हमारे बात है! हाँ, हमारे स्कूल में अगर ड्राइंग कंपटीशन का आया है और एक स्कूल से एक किसी भी एक बच्चे को अगर रिप्रेजेंट करना है स्कूल, तो वो हमेशा मैं होती थी। क्या बात है! होता है, आप में तो टैलेंट मतलब पहले से ही था, और आपने उसको और उजागर कर दिया है। अब जो आप ये काम कर रही हैं स्पेशली एबल बच्चों के लिए, तो आपने अपनी कला को और अपना जो परिश्रम है उसको आपने काफी उजागर किया है। और जैसा कि हम पहले भी मिले हैं, मैं नागपुर आई हूँ, आपसे मिली हूँ टीम के साथ, तो हमने तो देखा ही है आपका वर्क और आपका काम। आपकी मेहनत तो देखी ही है कि आप बहुत ही मेहनती और कर्मठी महिला है। तो बहुत ये तो शुक्रिया। और ये भी, और ये उन महिलाओं के लिए भी एक बोलेंगे कि आपसे बहुत कुछ सीखती हैं, कि कहीं ना कहीं आपने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आज ये काम कर रही हैं, कि ऐसे बच्चों को आप पढ़ाना लिखाना और काफी चीजों में आगे ले जाना बता रही हैं, जो कि बहुत लोग ऐसा स्पेशली बच्चों को देखने के बाद पीछे हट जाते हैं, बहुत लोग उनका साथ नहीं देते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप अपने ही बच्चे के साथ नहीं, बल्कि आप ऐसे ही कई बच्चों के साथ मिलके काम करती हैं, और ये अपने आप में ही एक गर्व की बात है। तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, आपके पास एक आपका बेटा है, लेकिन आप और भी माँ बाप से मिलती हैं और भी ऐसे बच्चों से मिलती हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या फील करती हैं? आपको मतलब कैसा उनके साथ काम करने का जो आपका तौर तरीका है वो आपका कैसा रहता है? मैं ना मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मैं एलएलबी में जब थी तब आपने थर्ड एलएलबी ईयर। किया है? हाँ। क्या मैं बात है! थर्ड ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओ माय सो गॉड! तो मेरा ये कॉलर बोन टूट गया था। उस ओके। टाइमिंग में मैं मतलब एग्जाम में दे नहीं पाई थी। तो वो साल मेरा ऐसे ही चला गया था। तो एक ऐसे पेपर में एड आई थी ड्राइंग टीच वो समर कैंप होते थे तब बहुत चलते थे समर कैंप। जी वो समर बिल्कुल। कैंप में ड्राइंग सिखाने के लिए उनको टीचर चाहिए था। तो ओके। खाली पीले बैठे थे तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। वो मेरा एकदम पहला एक्सक्लूसिव वाला जॉब था, ढाई ढाई 3 महीने का। अरे वाह! मैंने वो जब वहां पर मैं सिखाने गई तो एक ऐसे पेंटिंग शॉप था वो, वहां पर वो उनको वो समर कैंप पे लेते थे। उनके जस्ट शॉप के सामने रोड क्रॉस करके एक घर था, सारडा सरनेम था। वो बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा ओके। है। KG2 का बच्चा था वो। तब मुझे ना बिल्कुल आदत नहीं थी कि हाउ टू हैंडल बच्चे, और मुझे बच्चे आदत ही नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि बच्चों को बहुत टाइम और वो सब है ना, तो जितना बच्चे दूर रहे उतने ही अच्छे। मैंने उस बच्चे को मतलब जैसे सबको सिखाते हैं वैसे उसको सिखाना शुरू किया। किसी बात के लिए मैंने शायद उसको डांट दिया था, या
अब मेरा आवाज थोड़ा बड़ा है तो शायद उस वजह से जोर से डांट दिया होगा, इतना वो याद नहीं। लेकिन उसने क्या किया, वो कलर्स और वो ड्राइंग बुक लिटरली मुझे ऐसे फेंक कर मारी थी। ओह माय गॉड। फेंक कर मारी, और बाहर जाकर वो शॉप जो ओनर थे उनके वहां पर जाकर बैठ गया ओके। कि मतलब मेरे घर से किसी को आप बुला दो, मुझे घर जाना है। 2 दिन वो बच्चा आया नहीं, फिर उसके दादा छोड़ने उसको आते थे, थोड़ा देर बैठते थे और फिर उसके बाद वो चले जाते थे। ओके। मैंने वो इंसिडेंट से बहुत सारी चीजें सीखी, फिर धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करना, उसके अकॉर्डिंग चलना, ये सब सीखा। एट द एंड 3 महीने बाद जब हमारा क्लास खत्म हो रहा था, लास्ट सेकेंड लास्ट डे उसके मम्मी पापा और उसके दादाजी आए थे मुझसे मिलने। तब उन्होंने ओके। मुझसे कहा था कि मैम आप उसको ये भी समझाइए कि आपके अलावा भी जो बोलते हैं वो भी सच होता है। मतलब उसका फिक्स हो गया था कि मेरी मॉम ने बोला है ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है। अगर मैंने वो चीजें सीखी थी, और वो चीजें अभी मैंने हमारे बच्चों में यूज किया, क्योंकि आप हमारे बच्चों को ना आप अपने हिसाब से डाइवर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते जी। मतलब वो जिस मूड में है, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में बैठे हैं, आपको उनको उसी में अप्रिशिएट करना है, और अगर आपको सिखाना है तो आपको उसी में सिखाना है। मुझे बिल्कुल लगता सही बात है। मुझे लगता था कि ऑटिज्म के बच्चों में शायद थोड़ा डील करना ये है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब कोविड के टाइमिंग में मैं उसके घर जाती थी। अब मैं मॉर्निंग क्लास में लेती थी। एक दिन मैंने उसकी मम्मी को मैसेज किया कि मेरा मॉर्निंग नहीं क्लास हो रहा है, विल कम इन द इवनिंग। और वो इवनिंग मेरा रूटीन से था नहीं, तो मुझे याद ही नहीं आया कि इवनिंग आज में पार्क के घर जाना है। दूसरे दिन जब मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी, उसकी नानी मुझे बता रही थी कि बोले ये ना आपका वेट करते, सारा ड्राइंग का सामान लेकर वेट करते बैठा था। तो मतलब ये चीजें कैसी है, आप अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो आई कांट एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। या यू आर राइट। क्या करें, क्योंकि कई बार ना इन बच्चों में टच भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। दे डोंट लाइक योर टच। आप उनको प्यार से ऐसे करोगे तो उन्हें पसंद नहीं आता। बिल्कुल नहीं। तो बच्चे वो कहते हैं ना कि स्नेहल जी, बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल बनावटी मन के नहीं होते हैं। राइट। हम हम बड़े होके भले ही जैसा जैसे हम समाज में रहते हैं, जैसे यहाँ का वातावरण है, उसमें हमें ढल जाना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं जब तक उनमें मेच्योरिटी नहीं आती है तब तक उनका जो मन है ना वो बहुत ही साफ, पारदर्शी और बनावटी तो बिल्कुल नहीं होता है। वो जो होते हैं वो बोल देते हैं, अगर बच्चे को खाना है तो वो उन्हें खाना बहुत ही ही होता प्योर है। हार्टेड होते हैं, जी। एकदम दिल से उनको साफ सोना होते है तो सोना ही होता हैं। है। बस बस। तो बच्चे तो वही है कि वो बिल्कुल फेक हार्ट नहीं होते हैं, जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो उनको उनको आप उन वो अपनी मर्जी के ही मालिक होते हैं। उनको जो करना है वही करते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि हम जब मिच्योर हो जाते हैं, अपने लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें अपने समाज के प्रति जो जैसा चल रहा है उस हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। तो बच्चे इसीलिए कहे गए कि बच्चे बच्चे होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, तभी वो KG 1 में पढ़ता था। एक दिन उसको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। 2 दिन, हाँ। 2 दिन 3 दिन अच्छे से पढ़ा था। मतलब मंडे टू फ्राइडे वाला ट्यूशन था। 2 दिन अच्छे से पढ़ा, तीसरे दिन उसको मेरी शक्ल नहीं देखनी थी। मतलब जब हम ऐसे उसके रूम में आमने सामने बैठे, तो उसने वो पेंसिल ऐसे रख दी और पलट कर बैठ के और कहा कि अब मुझे नींद आ रही है, तो सो गया। 5 मिनट में वही बात है, वही बात है। उसके तो मम्मी पापा जैसा, मुझे कहो ना। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं, वो तो क्या, उसके मम्मी मम्मी पापा का ऐसा है कि बस हम पे कर रहे हैं तो आप पढ़ाओ पढ़ाओ। अरे बच्चे का मूड तो चाहिए। बिल्कुल। और जब तक बच्चों के मन से चीजें नहीं होंगी ना तब तक तो फिर तो आप सही नहीं है। बच्चे जब चाहे तभी सही होता है। जी,
हाँ, तो जैसा कि स्नेहल जी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, तो बच्चों को आप क्या-क्या कैसे-कैसे सिखाती हैं? मतलब ड्राइंग ही सिखाती हैं या और भी किसी कला में उन बच्चों का रुझान होता है या ऐसा आपको लगता है कि नहीं पेंटिंग के ज़रिए ही आप उनको बहुत कुछ बता पाती हैं? हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें उनको पेंटिंग के थ्रू ही सिखाते हैं। लाइक अभी कैसे ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो ओके, 4-5 प्राइमरी शेड्स होते हैं, ये तो वो लोग कहीं न कहीं अपने आस-पास देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। तो हम जब उन्हें सिखाते हैं, अगर हमें ग्रीन उन्हें सिखाना है, तो हम वो ग्रीन कलर पानी एक बाउल रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें ग्रीन कलर डालते हैं और आसपास की जो ग्रीन लीव्स होती है उसको तोड़ के लाते हैं, वो उसमें ओके, डालते हैं और वो ग्रीन पानी और वो लीव्स एक साथ उठाकर उन्हें सिखाते हैं। मतलब कि ये सेम कलर है। वो ग्रीन कलर और वो ग्रीन मैच होता है। ओके। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। और ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया जैसा कि बच्चे तो सीखते ही हैं तो उनको ऐसा है कि अगर अगर आपको लाल रंग उनके सामने एक्सप्लेन करना है तो फिर आप लाल रंग का कोई फूल लाके और कलर में मिला के आप ऐसा तो दिखाएंगे कि ये दोनों एक उसमें क्या जैसे हैं। होता है उनका बाहर का नेचर वाला जो उनकी नॉर्मल जिंदगी से जुड़ा जो नेचर होता है वो भी उन्हें समझ में आता है और हम जो कलर उन्हें बता रहे हैं वो भी उन्हें समझ में ओके। ऐसा मतलब बहुत तो कसरत करनी पड़ती है लेकिन ठीक है। ठीक है और हाँ। मुझे लगता है कई बार क्या होता है एकेडमिक में हमारा बेटा 10th पढ़ लिया, मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका बेटा 12th पास आउट कर गया है ओके। लेकिन उसे नॉर्मल एबीसीडी नहीं आती। ओके। ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने राइटर के साथ पास करा लिया, तो अब ऐसा स्टडी का क्या मतलब? क्या मतलब है जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में ऐसा है कि हम जिस चीज में भी निपुण है या किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में है हम तो जब तक उसके बारे में हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं लगता कि उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा तो नहीं होता है। मुझे लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का कला या पेंटिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। आर्ट इज द बिल्कुल। बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप बिल्कुल यू कैसे आर राइट। एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के कुछ तो मैंने अपने बेटे को सिखाया और आई एम वेरी हैप्पी कि वो तुम आपने देखा है उसने पब्लिकली भी सारे मीडिया सबके सामने उसने ड्रॉ किया था। हाँ बिल्कुल देखा है मैंने। मतलब अभी अभी उसने कोविड की टाइमिंग से बहुत टाइम से बंद कर दिया है बट उसके स्ट्रोक्स मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। तो और जैसा कि स्नेहल जी मैं ये भी जानती हूँ कि स्नेह धागा करके भी आपका एक फाउंडेशन है जो आप चलाती हैं शायद ये महिलाओं के लिए आप चलाती हैं तो आप स्नेह धागा में ऐसा क्या करती हैं और महिलाओं को आप इसके लिए कैसे अग्रसर अपने पास लाती हैं कैसे काम करती हैं इसके लिए आप। हमने स्नेह धागा मेरा फाउंडेशन नहीं, स्नेह धागा मेरा एक फैक्ट्री ब्रांड है। हमने क्या ओके। किया जब मैंने आर्ट अपने स्पेशल बच्चों को सिखाना शुरू किया तो बहुत सारे पेरेंट्स रेडी नहीं थे। ओके। उन्हें लगता था कि क्या करेगा। मुझे कई पेरेंट्स ने ये बात बोला आप क्या सिखाओगे, आर्ट क्राफ्ट सिखाओगे, उससे क्या होने वाला है। ओके। तो मैंने कुछ बोला नहीं और वैसे भी कैसे पेंटिंग्स बहुत कन्विंस करने के बाद भी वो कन्विंस होते थे नहीं। तो ओके। जो होते थे उनका ठीक है, जो नहीं होते थे हम उनको छोड़ देते थे। फिर हमने उन पेंटिंग्स को कन्वर्ट करना शुरू किया उसमें। मैं एक-एक पेरेंट्स के घर घंटा भर बैठती हूँ, 2-2 3-3 घंटे बैठती हूँ। ये बोल के कि मम्मी बिज़ी है, तो मैं उनको बोलती थी अरे थोड़ा-सा प्रैक्टिस करवाइए बच्चे से। फिर हमने तरीका निकाला कि अगर बच्चा एक पेंटिंग बनाता है तो उनको कहा कि आपका बेटा पेंटिंग बनाएगा तो हम उसका सेल करेंगे और उसका 70% अमाउंट आपको देंगे। अब ओके। 1-2 बार ज़बरदस्ती में हमने 1-2 पेरेंट्स से बनवाया।
फिर उनको मैंने बोला कि नहीं, सेल हुआ नहीं था। मैंने अपने तरफ से पैसे उनको दिए कि आपके बेटे का ये पेंटिंग सेल हुआ है। एटलीस्ट उनको मोटिवेशन मिले और वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे और बनाए कुछ। बिल्कुल अब सही बात है। उस चक्कर में थोड़ा-सा उल्टा भी हुआ मेरे साथ कि मतलब कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके बोलते थे, "मैम आज उसने इतनी पेंटिंग बनाई।" मतलब अब कैसे कैपेसिटी समझ में आती है ना, और वो देखकर ड्राइंग देखकर भी समझ में आता था कि ये ड्राइंग बच्चे की बनाई नहीं है। और हमारे यहाँ पर कैसा है, हम 1 साल 2 साल के कोर्स के बाद बच्चे अपने घर में हो जाएँगे। हम हर बच्चों का पेंटिंग सेल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कैसा पेंटिंग का थोड़ा-सा लैक ही है, मतलब पीपल्स इतना रेडी नहीं होते हैं वो बहुत हाई ग्रेड वाली पेंटिंग्स परचेज़ करने के लिए। और हमें अवेयरनेस चाहिए था। मैं लोगों से बोलती थी कि आप पेंटिंग खरीदो, उसको अपने हॉल में, अपने ऑफिस में लगाओ ताकि बाकी लोग देख सकें। आपने सिंपैथी वाइज़ हमसे ₹1000 की पेंटिंग खरीद ली और वो घर के किसी कोने में पड़ी है, तो मेरा पर्पस तो सॉल्व ही नहीं होता। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए। तो मैंने मतलब ऐसी मैं और मेरा बेटा बैठ के, मैं उसको सिखा ही रही थी, बैठ के हम लोग काम कर रहे थे। और पेंटिंग बनाते बनाते उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ और उसने क्या किया, वो जो कलर्स थे वो मेरे ऊपर ऐसे फेंक दिए। ओह तो माय वो गॉड! पूरा ड्रेस में ये हो गया। फिर उसको लगा कि अब मेरी मम्मा गुस्सा करेगी, ड्रेस खराब हो गया है। तो ही इज डूइंग लाइक ऐसे ऐसे वो उसको साफ करने लगी, मतलब कलर्स ही वो ऐसे ऐसे साफ कर रहा था। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इन चीजों को फैब्रिक में कन्वर्ट करती हूँ। हम अरे वाह! फैब्रिक में बनाते हैं तो एटलीस्ट फैशन एक ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। नहीं होती है। ड्रेसेस आपके बेसिक नीड में है। बिल्कुल। आप फिर चाहे वो 100 रुपए का खरीदें या आप लाख रुपए का खरीदें, बट वो तो आपकी बेसिक नीड है। अब फिर हमारे हमारे बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट या ऐसे थे नहीं। फिर मैंने वारली शुरू किया क्योंकि हम उन्हें बेसिक शेप सिखाते थे, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर्स। तो जब हमने वो उनको सिखाना शुरू किया तो फिर कुछ मदर्स भी हैं जो बहुत आगे रहकर मेरे पास आई ये बोलने के लिए कि मैम बच्चे के साथ हम बैठते हैं तो हमें भी आप सिखा दें। फिर ओके। हमने यहाँ से किलो के भाव से कपड़े खरीदे और उसको फिर कट करके रुमाल साइज, दुपट्टा साइज मैंने उनको दिया। फिर वो पेरेंट्स ने बनाना शुरू किया। उसके बाद हमने मतलब फिर ये आया कि हम इसको करें कैसे। तो मतलब फिर हमने नाम ढूंढना शुरू किया, बहुत सारे नाम ये किए। तो मेरे फ्रेंड है, इज अ सेलिब्रिटी शेफ, विष्णु मनोहर। ओके। विष्णु विष्णु सर ने ये नाम दिया कि बोला कि तुझे बहुत आदत है सबको बांध के रखने की, तो इसका नाम स्नेह धागा होना चाहिए। क्या बात और है! बहुत अच्छा नाम है ये, पिछले जो कि चार आपके साल से, नाम से मिलता हुआ है। हाँ, पिछले 4 साल से हम इसको चला रहे हैं। अब हम खादी के लिए काम करते हैं। तो खादी के भी आप आउटलेट में अगर देखेंगे हमारे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, मतलब अब कैसे है कि अगर ड्रेसेस आपको पहनना है तो उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा चाहिए, तो हम आउटलाइंस बना देते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे उसमें कलर फिल करके देते हैं वारली के ट्रायंगल और सर्कल में। फिर अगर उसके शेप में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको वापस फाइन करते हैं और फिर उसको सेल। क्या बात है! और तो अभी जैसा कि मेरे पास 22 पेरेंट्स और बच्चे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 17 मदर है जो अपने अरे सारे वाह! घर के काम खत्म करने के बाद दोपहर में बैठ के ये सब करती है। क्या बात और है! टारगेटेड वाइज करती है। अगर मैंने कहा है कि मम मतलब आज मुझे ये किसी को देना है तो आप 1 डेढ़ 2 घंटे में कर दीजिए, बराबर करती है। सारे काम मैनेज करती हैं, बच्चे देखेंगे और उसके बाद करके शाम में 7 8 बजे 8 बजे के आसपास मुझे फ़ोन करेगी कि माम आप किसी को भेज दो, बन गया है। फ़ोटोज़ भेजती हैं पहले। तो ये मेरा अचीवमेंट। क्या बात है!
तो मैंने तो देखा है कि जो फैब्रिक पे आपने पेंटिंग की है, वारली पेंटिंग की है, वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छी है, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सबको आपकी पेंटिंग्स और आपके फाउंडेशन और ओजेस की कुछ पिक्चर्स है जो यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। प्लीज। तो ये जो ओजस पेंटिंग करते हैं या जो आप स्नेह धागा से रिलेटेड जो पेंटिंग करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। और कपड़ों पे वारली जो खिल के आ रही है, इसका तो लुक ही बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। तो जैसा कि आपका ये जो स्नेह धागा है, कहीं ना कहीं उन औरतों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जो कि उसके थ्रू उनको आमदनी का भी मौका मिल रहा है। राइट। और उनके अपने भी कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ने जब वो पहना तो उनको थोड़ा एनर्जी स्टोर उनकी ज्यादा हो गई, और फिर उसके बाद वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होके काम करने लगे। मतलब अब मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि मैम थोड़ा जल्दी करना प्लीज। पहले मुझे जरूरत भी नहीं होती थी, तब भी मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे देना है, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, 10 बार फोन आया है, आप जल्दी करो जल्दी करो। तो भी मतलब 4-5 दिन एक ड्रेस को बनाने में वो लोग लगाते थे। अब ऐसा तो नहीं है। ये जो आप वारली पेंटिंग आप कपड़ों पे करते हैं, जो महिलाएं मिलके करती हैं, तो वो सिर्फ पेंट से ही करते हैं आप लोग, या उसमें सिलाई कढ़ाई का भी इस्तेमाल किया सब जाता सब है, जैसा करते कि हैं, सब करते ओ, अरे वाह क्या बात है। तब तो वो मैं बहुत ही हैंड एम्ब्रॉयडरी, ओके। हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। उसमें 2-3 पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिलाई अच्छे से जानते हैं, तो वो सिलाई भी करके देते हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने खादी वॉक 2020 किया था, जो ओके मेट्रो ट्रेन में हुआ था। उसके जितने भी फोटोज आई विल शेयर यू। जितने मतलब जो भी ड्रेसेस थे वो सारे स्पेशली एबल्ड बच्चों ने और पेरेंट्स ने ही बनाए हुए। ओके। सिर्फ एकदम लास्ट के 1-2 ड्रेसेस थे जो उनसे बनने नहीं, तो फिर मेरे जो प्रोफेशनल टेलर्स, मेरा जो टीचिंग स्टाफ है, वो स्टिचिंग स्टाफ ने बनाया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है स्नेहल जी, कि आपके थ्रू कई महिलाओं को बहुत काम करने का मौका मिल रहा है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे कि जो ओजस से मिल पाएंगे। हेलो ओजस, कैसे हो आप? हाय, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। पता और बोलो। है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं आपसे एक बार मिली हूँ ना, तो मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो अपन गए थे एग्जीबिशन में, वो चेतन भैया याद है? हाँ, चेतन भैया याद है हमको। जी बहुत अच्छा है। और ओजस से मिलके तो मुझे और अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं कब आके ओजस से वापस मिलूं। हाँ, जोर से बोलो।
हाँ। बहुत ही प्यारा है। नहीं, थोड़ा शैतान भी है। कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे शैतान नहीं होंगे तो मजा नहीं आता है। तो स्नेहल जी, अब आप ये बताइए कि जैसा कि आप स्नेह धागा और ये जिंदगी फाउंडेशन को लेके काम कर रही हैं, तो जहां तक मैंने देखा है और मैं जानती हूँ कि आपको इससे जुड़ के बहुत काम किया, और इससे ही काम करते हुए आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, तो आप अपने अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, बहुत सारे मिले। एक वुमेन सब्सटेंस है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अभी मुझे ओके। 2020 हाँ वुमेन्स डे पे मिला था। वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र दर्पण गौरव अवार्ड है। विदर्भ गौरव है। और इसके क्या अलावा बात है। बहुत सारे और हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से अवार्ड्स तो बहुत सारे। क्या बात है। अगर मैं लिस्ट काउंट करूंगी तो अपन पूरा टाइम एक अवार्ड्स पे ही डिस्कस करना शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं आप उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत हैं, जो कि आप ओजस के साथ, अपनी फैमिली के साथ और एक अलग से एक काम कर रही हैं, जो कि ऐसे बच्चों को लेके, स्पेशल बच्चों को लेके। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और आप उसको आगे ले जा रही हैं और बच्चों को कला कला के ज़रिए कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि आपकी स्नेहल जी, मैं जानती हूँ कि आप भी पेंटिंग करती हैं, तो आप किस तरीके की पेंटिंग करती हैं? मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ, मुझे एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरा हमेशा से मैं इस्कॉन फॉलोअर हूँ। मैं 8 मतलब 16 राउंड चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र की। अरे और वाह! मैं मुझे हमेशा से कृष्ण भगवान में बहुत दिलचस्पी रही है। क्या बात मतलब है। मैं जितने भी मेरे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे राधा कृष्ण को लेकर ही है। मतलब पहले जब मैं बनाना पहले जब बचपन में मैं बनाती थी, तब एब्स्ट्रैक्ट में बहुत बार आईज और वो फेसेस में बनाती नहीं थी। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी, ये ऐसे बिना आँख मुँह के सर कैसे होता है? बाद में लेटर ऑन में पता चला कि वो एब्स्ट्रैक्ट में आता है। मैं जो भी मतलब मोस्टली मैं सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करती हूँ और कभी-कभी एक्रिलिक यूज़ करती हूँ। बट मेरे जितने भी आप पेंटिंग्स देखोगे, सारे राधा कृष्ण से ही रिलेटेड। क्या बात है। और वैसे भी जो कहते हैं ना कि जो कृष्ण जी हैं, वैसे भी वो सबका मन मोह लेते हैं। तो और वो पेंटिंग में आते हैं तो कहीं न कहीं वो और भी खूबसूरत हो जाती है हमारी बहुत पेंटिंग। सुंदर पेंटिंग्स है राधा कृष्ण की। अब ऐसे मैंने ओरिजिनल मेरा ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं, लेकिन नेट पे से बहुत सारे जो हैं उनको कॉपी करके बनाते हैं। कभी-कभी 2-3 पेंटिंग्स को कंबाइन करके बनाई है। क्या बात है। नहीं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप इतना मेहनत करने के बाद भी आप पेंटिंग में भी काम कर रही हैं, तो वो अपने आप को समय दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत महिलाएं ऐसी हैं, या महिलाएं क्या, हर जगह ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब फैमिली का प्रेशर आता है, जब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसा आपको लगता है कि नहीं, अभी इसको आगे ले जाना, इसको परसीव करना सही नहीं है, तो वो अपने काम को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। लेकिन आप ओजस के साथ इतनी हिम्मत के साथ काम कर रही हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ओजस भी आपके साथ मिलके इतना काम करते हैं। वो तो बहुत काम करता है। मतलब अभी बिल्कुल। देखो श्वेता, मैं बताऊं कि अब फ्रस्ट्रेशंस हर किसी को है। बिल्कुल। हम बोलते हैं भले ही नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन सबकी जिंदगी नॉर्मल तो है नहीं। बट आप अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालोगे कहाँ? सो मुझे लगता है जी। कि सबसे अच्छी चीज है, आप एक पेपर लो, कलर्स पकड़ो। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेशन होता है कि अरे अब मूड नहीं है, मैं थक गई हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो पेंटिंग, वो सफेद कैनवास कलर में ढलने लगता है ना, आपको एनर्जी अपने आप रिस्टोर हो जाती है।
आप बहुत बिल्कुल। इंथुसियास्टिकली उसको बनाना शुरू करते हैं। और रंग होते ही ऐसे हैं जो देख एग्जैक्टली। के अब आपका मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है और अपने आप चाहे वो पेपर हो, कैनवास हो, कहीं भी अपने आप कुछ उभर कर आने लगता है। तो रंग होते ही ऐसे हैं और बच्चों के हाथ में आ जाए तो फिर क्या बात है। वो कुछ भी जो बनाएंगे वो बहुत ही प्यारा निखर कर आता है। सही बात है। और रंगों से खेलना सबसे अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल। तो वो होता ही है कि क्योंकि मैं भी पेंटिंग करती हूँ तो मुझे भी पता है हाँ, कि मैं पेंटिंग रंग बहुत का अच्छी। थैंक यू सो मच। रंगों का महत्व क्या है तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो स्नेहल जी और कुछ आप बताइए कि आप नागपुर सिटी से ही हैं या आप नागपुर में बाद में आके रही और वहां पे आपने नहीं, मैं अपना मेरे एनजीओ स्टार्ट किया। अच्छा, मेरे फादर जो है ही इज फ्रॉम रीवा, बट ओके, हम मध्य हम लोग प्रदेश। हाँ, हम मेरा बर्थ नागपुर का ही है। हम नागपुर के हैं, ये नागपुर का है। मेरे हस्बैंड सावनेर से है, मतलब नागपुर के पास में एक 30-35 किलोमीटर्स अवे एक विलेज है ओके। सावनेर, वो वहाँ से। ही इज अ ओके। महाराष्ट्रियन गाय, एडवोकेट, और आई ओके, एम अ, क्या बात है। हम हिंदी साइड में। टू स्टेट हो गए। हाँ, 2 स्टेट्स है। बहुत अच्छी बात है। तो स्नेहल जी आप उन महिलाओं को और उन उन यंगस्टर को कुछ कहना चाहेंगी जो जहाँ कहीं ना कहीं उनमें पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है और महिलाओं का ऐसा है कि जैसा कि शादी के बाद या कहीं ना कहीं जैसा कि आप हैं कि आप अपने बच्चे के साथ काम में बहुत आगे जाती जा रही हैं और आपको और आगे जाना है, जैसा कि आप बोलते हैं आपको इस काम को लेके बच्चे को लेके बहुत काम करना है। तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं एक चीज बोलूंगी कि आपको फर्क समझना चाहिए एसेट्स में और लाइबिलिटीज में। बहुत स्पेशल चाइल्ड जहाँ होता है तो वहाँ पीपल्स आर थिंकिंग कि ये लाइबिलिटी है। ओके। ये सभी साथ है। पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, पाप किया है तो ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। मेरे नहीं, पास ऐसा ऐसे कुछ भी भी, नहीं। हाँ, मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बात बोली है कि तूने कुछ किया होगा तो तेरे पाप होंगे तभी तुझे ऐसा बेटा पैदा हुआ है, एंड ही कमिट सुसाइड फॉर दैट। ओह माय गॉड। ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और कुछ चीजें जो And कहते हैं he's a ना कि very well known from गुजराती फैमिली, मतलब कल्चर ओह माय फैमिली के गॉड। लोग थे। तो ओह। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि कोई भी चीज आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। लाइबिलिटी को बिल्कुल। एसेट में टर्न्स कैसे करते हैं वो मेरा बेटा बताएगा। मेरा बिल्कुल बेटा वो बात। एकदम बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, मैं भी, कि आप अपनी लाइबिलिटी को अपने एसेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल। और आपने आपने जो अपने बच्चे को आपने अपनी कमजोरी नहीं अपनी हिम्मत बनाई है, ये एक्चुअली गर्व की बात है हम मेरा सबके बेटा लिए। मेरा गुरूर है। बिल्कुल। और वो देख के लगता भी है कि आप इतना मेहनत के साथ और ओजस के साथ इतना काम कर रही हैं। तो ये होता है, बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो शायद आगे नहीं निकल पा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी धारणा है कि नहीं ऐसा कुछ होता है, पाप पुण्य जो भी, मैं इन सब चीजों को तो नहीं मानती। आप ये नहीं एक मानते हो, लेकिन जिनके घर पे है दे नोस कितना सफर करना पड़ता है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी है, वो हस्बैंड डॉक्टर है, देशमुख, और उनका ओके। बेटा अभी 28 इयर्स का है, व्हील चेयर पे है, सीपी ओके। चाइल्ड है, बहुत सुंदर गाता है। और क्या बात है। हैट्स ऑफ टू हर कि वो दोनों ने उसको कभी भी हाइड नहीं किया। आकाश देशमुख नाम है बच्चे का, कभी नहीं। वो मैम कहीं भी जाएगी, मतलब इवन वैष्णो देवी हिमाचल जब वो घूमने गई थी तब भी वो अपने बेटे को लेकर जाती। और ये बहुत छुपाने की चीज है भी नहीं है। हमारे बच्चे अगर
स्पेशल है तो एक्चुअली वो स्पेशल है हमारे लिए, वो नाम जो स्पेशली एबल आता है वो नाम है, लेकिन हमारा बच्चा ना और बच्चों से एक्चुअली स्पेशल है, बिल्कुल अलग है। सच तो में, मतलब तुम अगर उसको सुनोगे बाहर से तो बोलोगे नहीं कि मतलब आकाश स्पेशल चाइल्ड है, क्या सुंदर बात गाता है। है। और ये उसके पेरेंट्स की मेहनत है। सो मैं तुमको एक चीज बोलूंगी कि आप चीजें कैसे करनी है ये हम पर डिपेंड करता है। और आज मैं जहां भी हूँ, इनफैक्ट आज तुम और मैं बात कर रहे हैं, इसकी वजह भी ये मेरी जमा पूंजी है। यस, ओजस है एक्चुअली। और थैंक यू ओजस कि आप भी हमारे शो में हो, और हम थैंक लोग यू। को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आप ऐसे ही ना, ऐसे ही क्यूट रहो, ऐसे ही काम करते रहो, पेंटिंग्स बनाते रहो, ऐसे एग्जीबिशन करते रहो। तो स्नेहल जी, जैसा कि आप बहुत जगह एग्जीबिशन वगैरह भी किया है और बच्चों की पेंटिंग्स भी लगाई, तो आपको कैसा लगता है वहां पे जब बच्चों की पेंटिंग्स लगती है और बहुत लोग देखने आते हैं? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमको लास्ट टाइम का लेट मी शेयर यू एन एक्सपीरियंस। एक अंकल आए थे, वो मतलब 60 अबाउ 70 थे। ही पहले आर्किटेक्ट थे, बाद में उन्होंने मतलब घर पर रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। उन्होंने देखा पेंटिंग्स, तो उनको दो पेंटिंग सिर्फ बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे कहा कि ये दो पेंटिंग आप पैक कर दीजिए। फिर वो मेरे पास आकर वो पूछने लगे कि ये जिंदगी फाउंडेशन क्या चीज है करके। तो मैंने उन्हें बताया कि ये ऐसा ऐसा है और ये बच्चों ने वो बनाई है। सो उन्होंने 1000 रुपीज ईच पेंटिंग हमने कॉस्ट रखा था, और ही परचेज फ्रॉम मी 30 पेंटिंग्स। ओह माय गॉड, क्या बात है। और ये मतलब ये बहुत एप्रिसिएशन की बात है कि बच्चों की पेंटिंग्स कोई खरीद रहा है, वो भी इतना खुश होके। राइट। और खुश होकर, मतलब सिर्फ डोनेशन अमाउंट तो वैसा नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने अपने घर की लॉबी में जब वो लगाई पेंटिंग्स, उसके बाद मुझे उन्होंने वो तस्वीरें शेयर की थी क्या कि बात है। मैंने अपने ऑफिस में लॉबी में वो 30 पेंटिंग्स लगाई है। वो मेरे बहुत लिए अच्छी बहुत, बात है। इवन बहुत सारे अभी बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं फेसबुक पे, इस पर ट्विटर पर देखकर पूछते हैं। अभी लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारी पेंटिंग्स, लॉकडाउन में हमको एक फायदा बहुत हुआ कि पीपल आर सर्चिंग, उनके पास कोई काम नहीं होते थे, तो बस फेसबुक और वो सब में सर्च किया, तो उस वक्त हमको काफी सारे पेंटिंग्स मैंने सेल किए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे भी पेंटिंग बनाते हैं, और मैं जहां तक जानती हूँ वो बहुत ही खूबसूरत, और उसमें जो सकारात्मकता रहती होगी ना, वो शायद हम नॉर्मल इंसान के सही। कला में नहीं होती होगी। मुझे एक मैंगलोर का एक क्लाइंट का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का मैंने पेंटिंग देखा है, तो वो मेरे हिसाब से पेंटिंग्स बना के देंगे क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब इतना आपके हिसाब से वो पेंटिंग नहीं बना पाएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है आपको उसी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ही सेड कि नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी करे, दो चार लाइन भी कलर्स की बनाएंगे तो भी आई एम रेडी टू परचेस। बट मैं क्या उनके बात है। साथ वर्चुअली ज्वाइन हो सकता हूँ क्या? बोले मैं बोला बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं फ्लेक्सिबल बच्चे। होते। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के साथ रहकर, उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना, तो वो उसका मजा ही बहुत अलग है। सही बात। तो स्नेहल जी, वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, यू गाइस आर ऑसम। मैं सच बोलती हूँ, मतलब तुम चेतन एंड यू, दोनों दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिलने से पहले से बहुत एक्साइटेड थी कि श्वेता कौन है, मिलते हैं। जब आप लोग पहली बार नागपुर आए थे हमारे नागपुर एग्जीबिशन में, आपने बुलाया था हमें, और तब वो भी से, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं, तब से लेकर आज तक मैं सच में आप लोगों को भूली नहीं। और आई मैं एम भी वेरी बिल्कुल। हैप्पी गाइस कि आप लोगों ने ये शुरू किया है। विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी हमारा खादी वॉक 21 जब होगा, तब मैं आपको वापस नागपुर इनवाइट करूंगी, तो क्या आप बात है, बेटी के थैंक यू साथ सो आइए, मच। हम बिल्कुल। बच्चे और लोग करवाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जब मैं आई भी थी 2018 में, तब तब मैं बेबी होने वाली थी। 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। राइट। यस, यस, मुझे याद है वो। और वो भी मुझे बहुत याद एक अच्छा टाइम था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैंने भी उस टाइम पे बहुत ही काम किया है, तो मुझे कहीं न कहीं हिम्मत ही मिलती है बच्चे से, क्योंकि एंजल है मेरे पास ना, तो उससे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत काम करने की जिज्ञासा होती ही रहती है। तो बच्चे होते ही हैं आपको हिम्मत देने के लिए, कहीं न कहीं बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, वो कमजोरी बनते हैं, वो सिर्फ हमारा वो फील करने का सोचने का नजरिया है, ऐसा नहीं है। बच्चे हिम्मत देने के लिए ही होते हैं, हम उनसे बहुत सही। पेशेंस और बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसा कि स्नेहल जी, आप हमारे शो में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कैसे लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लगा श्वेता, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है स्नेहल जी कि आप इतना टाइम निकालकर और ओजस के साथ हमारे शो में आई हैं। तो स्नेहल जी, आप हमारे शो में आई और इतनी सारी बातें की। आप बच्चों के साथ मिलकर जो आपका काम करना है, और जो स्नेह धागा से जुड़ के आप जो काम कर रही हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहूंगी, हमारी टीम आपको यही चाहेगी कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही बच्चों के साथ काम करते रहें। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत और शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। और ओजस, थैंक यू सो मच कि आप मुझसे मिले। थैंक यू। ठीक है। ओके स्नेहल जी, फिर मिलते हैं आप। चलिए। नमस्ते।